हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरे लूसेंट जीके के निचोड़ की, और ये आपका 19वां पार्ट है। इसके पहले हमने इसके 18 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 18 पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लास्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो सभी क्वेश्चन होंगे वो आपके SSC, NTPC, IBPS, SI, पुलिस, ग्रुप टी या फिर कोई भी PCS एग्जाम क्यों ना हो, जहाँ से भी GK GS के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। आपको मैं बता दूं, डेली आपके लिए यहाँ पे 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे देना है। जो भी सबसे ज़्यादा जवाब देंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। अगर कल के वीडियो की बात करें यानी सेट नंबर 18 की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जवाब दिया था प्रोफेशनल गेमर ने। तो चलिए देखते हैं भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल SN घोरमड़े को, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूँ, इन्होंने 31 अगस्त 2021 को वाइस एडमिरल G अशोक कुमार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले घोरमड़े एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। घोरमड़े ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया है। घोरमड़े को 1 जनवरी 1984 को नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। UAE सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीज़ा देने की घोषणा की है। तो गोल्डन वीज़ा को, आइए जानते हैं इसके बारे में। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले डॉक्टर्स को अब गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने वीज़ा जारी करने की सुविधा के लिए UAE में रहने वाले डॉक्टर्स को गोल्डन रेजिडेंसी सर्विसेज की शुरुआत की है। UAE की उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम के निर्देश के बाद डॉक्टर्स के लिए इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी। सेवाओं के तहत डॉक्टर्स और उनके परिवारों को 10 साल का रेसिडेंसी वीज़ा भी मिलेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो 3 सितंबर तक। आइए जानते हैं इसके बारे में। अमेरिका ने रूस के 24 राजनयिकों को देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया है। अमेरिका के आदेश के मुताबिक इन सभी को 3 सितंबर तक देश छोड़कर जाना होगा। अमेरिका में रूस के राजदूत ने इसकी जानकारी दी है। इन राजनीति की जगह दूसरे राजनयिकों को भी रूसी दूतावास की जगह नहीं दी जाएगी। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से इन्हें वीज़ा नहीं मिला है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया। तो राशिद ईरानी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है। तो महालेखा नियंत्रक का पदभार की अगर बात करें तो ये ग्रहण किया है दीपक दास ने, और ये 25वें महालेखा नियंत्रक बने हैं। अब बात कर लेते हैं लूसेंट जीके के क्वेश्चंस के। सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। तो आइए जानते हैं कौन है वो व्यक्ति जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। तो ये है मौर्य राज अशोक। आपको मैं बता दूं, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, तथा उनदोगलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो है वो हुआ था 261 BC में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। उसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक संवत किसने और कब शुरू किया था। तो शक संवत जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। आपको मैं बता दूं, इसका संस्थापक कनिष्क था, जिसके द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। राजा खारवेल की किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो वो जो है वो कलिंग के महानतम शासक थे। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो अगर आपसे पूछे कि राजा खारवेल यानी कि कलिंग वंश की
बारे में सबसे ज़्यादा उल्लेख, सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से मिले हैं, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया है? तो महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ गुप्त ने स्थापित किया है। आपको मैं बता दूं, महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान में समुन्नत रहने का ज्वलंत प्रमाण भी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11, चलिए देखते हैं मेघदूत के लेखक कौन है। आपसे पूछ रहा है कि मेघदूत के लेखक कौन है, तो सही जवाब है कालिदास। भारत के शेक्सपियर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और इन्होंने गुप्तकालीन ये विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो यह दी गई थी आपके कासिम बाजार में। 1651 ईस्वी में मुगल ने बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो यह किया था विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। आपको मैं बता दूं, यह बात है 23 जून 1757 को, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो यह लक्ष्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कह रहा है 12 अप्रैल 1944 बात है, जब सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जो है मणिपुर में है। आपको मैं बता दूं, भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम भारतीय सेना द्वारा मोइरांग नगर में कर्नल शौकतुल्लाह मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1999 में अपना झंडा फहराया गया था। यह नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो होम रूल की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई। भारत में होम रूल की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो वो कहते थे दादा भाई नरेजू को। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो चिटगांव शस्त्रागार पर धावा सूर्य सेन के नेतृत्व में बोला गया। आपको मैं बता दूं 18 अप्रैल 1930 की बात है। इसमें सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव, जो कि तत्कालीन बंगाल है, शस्त्रागार पर धावा बोला गया। सूर्य सेन को प्यार से लोग मास्टर दा भी कहते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20, नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? तो यह जो है निम्न हिमालय में शामिल है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 12,000 से लेके 15,000 फीट यानी कि 3700 से लेके 4500 मीटर है। इसका क्षेत्र शिवालिक, दक्षिण हिमालयी भाग और उत्तरी हिमालयी भाग आता है। यह पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम तक विस्तृत है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21, कह रहे हैं भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाए जाते हैं। क्यों? कह रहा है भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधा से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर क्यों बनाया जाता है?
क्योंकि यह कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल में वास्तव में नमक उत्पादन के लिए आदर्श होता है, इसलिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कहाँ पे? अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि आमतौर पे अक्टूबर और नवंबर में वर्षा नहीं होती है, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बारिश होती भी होगी। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ पे होती है? तो यह जो है यह होती है कोरोमंडल तट पर। जी हाँ दोस्तों, नववर्तित मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है। भारत में शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट कोरोमंडल पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23। कह रहा है चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? कह रहे चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा क्यों मिलती है? तो यह मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। इसके साथ साथ चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होता था। इसके साथ साथ वे अपतट पवने हैं, यानी उपर्युक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, मानसून के कोरोमंडल तट के समांतर चलना, चेन्नई के अपेक्षाकृत अधिक गर्म होना, जिससे संघनन क्रिया बाधित होती है, तथा तटीय पवनों का अधिक दूरी तय करना इसका कारण ही है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो यह जो है यह पारिस्थितिक संतुलन के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक सभ्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। वन क्षेत्र उपयुक्त सभी विकल्पों के लिए आवश्यक है, परंतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है वो है पारिस्थितिक संतुलन के लिए। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 25। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं? तो वो है मैंग्रोव वन। जी हाँ दोस्तों, इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव लवण सहनशील होते हैं और तटीय विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में आलू की पैदावार सबसे पहले स्पेनिश ने शुरू की थी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसे शुरू किया गया। यहाँ से आलू की कृषि की जानकारी सर्वप्रथम स्पेन में पहुंची थी। अतः सर्वप्रथम यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनिशों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 27। चलिए देखते हैं। कह रहा शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? तो शीतन की दर बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। आपको मैं बता दूं, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार एक नियत क्षेत्र की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। अतः स्पष्ट है कि शीतन की दर बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान के अंतर पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 28। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 29। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से उत्पादन होता है? क्या कह रहा है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से क्या उत्पादन होता है? तो यह उत्पादन होता है विद्युत ऊर्जा। प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30। आज का आखिरी क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो वह है नाभिकीय बल। वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को परिभाषित किया, जिसमें विद्युत चुंबकीय बल, सशक्त नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल। इसके साथ साथ सशक्त नाभिकीय बल चारों में सबसे सशक्त तथा गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।